Hey guys, hi. So in the last class what we completed was the male reproductive system का general anatomy है ना. हमने समझ लिया था where is the position of testes, why is it placed outside the body और outside place करने से temperature regulate होता है. We of course understood that, but we also understood कि ये जो temperature regulation है इसमें भी accessory mechanisms involved है. हमने पढ़ा कि कैसे स्क्रोटम के स्किन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके स्क्रोटम को एंड बाय डिफॉल्ट टेस्टिस को दूर या नज़दीक ला सकते हैं. वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि दैट इज़ नॉट द ओनली वे पॉसिबल. वी कैन ऑल्सो ब्रिंग द टेस्टिस क्लोजर एंड फादर एंड वी कैन ऑल्सो reduce the temperature of the arterial blood that is entering the scrotum, right? So we understood all of that. अब हम कहानी को और आगे लेके जा रहे हैं और कहानी को आगे लेके कहाँ जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस ऑर्गेनाइज. ठीक है. सो इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्टिस के लिए समझने के लिए सबसे पहले व्हाट वी हैव टू लुक एट द आउटर मोस्ट. बाहर से अंदर जाएंगे. ठीक है. या ऐसा करते हैं अंदर से बाहर जाते हैं. सो व्हाट डू वी सी हियर. पहले बाहर ही करते हैं, दैट इज बेटर. सो व्हाट डू वी सी हियर. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. और टेस्टिस के सबसे बाहर में व्हाट डू वी सी. वी सी दैट द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ट्यूनिका वेजिनालिस. अब देखो, आप इन नामों को भूलना चाहो तो भूल सकते हो, ना भूलो तो अच्छा है. ठीक है. 2-3 नाम है जो आप भूल सकते हो. ट्यूनिका वेजिनालिस इज वन ऑफ देम. ट्यूनिक का मतलब होता है कवर. वेजिनालिस इज जस्ट द नेम राइट नाउ. ओके. सो ट्यूनिका वेजिनालिस इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर. हम टेस्टिस का डायमेंशन ऑलरेडी देख चुके हैं. लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, राइट. लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर whereas the width is 2 to 3 सेंटीमीटर. और इस चीज़ को याद रखना है. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस पे. ओके. और आउटर मोस्ट कवरिंग होगी हमारी ट्यूनिका वेजिनालिस. अब ट्यूनिका वेजिनालिस के बाद जो इंटरनल कवरिंग है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. देखो, ये जो बाहर की जो 2 लेयर्स थी ना, इसको हमने बोला वेजिनालिस. और इसके बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इन अ वे प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. है ना. कोई मैकेनिकल शॉक या मैकेनिकल इंजरी ना हो. तो ट्यूनिका वेजिनालिस के 2 लेयर्स के बीच में देयर इज स्पेस फिल्ड विथ फ्लूइड ऑफ कोर्स, जो टेस्टिस को फिजिकल इंजरी से बचाता है. अब ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर क्या है. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ फोल्ड करता है. ठीक है. यानी टेस्टिस के अंदर की तरफ फोल्ड करता है, इनफोल्ड करता है इन अ वे. मतलब अगर मान लो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर रहा है. ठीक है. अब इन फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, अंदर चेम्बर्स बनते हैं. ओके. ये जो पार्ट है ना, ये हो गया चेम्बर नंबर 1, चेम्बर नंबर 2, चेम्बर नंबर 3, चेम्बर नंबर 4 एंड सो ऑन. सो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के इनफोल्ड के कारण चेम्बर्स बनते हैं. और इन्हीं चेम्बर्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्स या कंपार्टमेंट्स. कितने कंपार्टमेंट है? अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स है. हर एक कंपार्टमेंट में एक्सट्रीमली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है. कितना? ऑलमोस्ट 1 to 3. इट कुड बी 1, इट कुड बी 3. So highly coiled tubes inside this lobe of the testes, they are known as seminiferous tubule, क्योंकि ये आपका स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं या स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, वी शुड से. ठीक. सो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का इन्वेजिनेशन, इनफोल्डिंग के कारण बना लोब. कितने लोब्यूल्स? 250. हर एक लोब्यूल में कॉइल्ड ट्यूब. कितने ट्यूब? 1 to 3. और 1 to 3 ट्यूब्यूल्स क्या क्रिएट करेंगे? अंदर स्पर्म क्रिएट करेंगे. ठीक. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट हमें बाद में उस चीज़ को डिस्कशन बहुत जल्दी करना है कि इसी ट्यूब्स के बीच में देयर आर सेल्स. है ना. इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं लेइडिग सेल्स. ओके. इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें लेइडिग सेल्स हैं. LEYDIG. और यही लेइडिग सेल्स हमारे टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं जब FSH और LH का सिक्रीशन होता है. ठीक है. प्राइमरीली LH इन लेइडिग सेल्स पे एक्ट करता है और LH इन लेइडिग सेल्स को बोलता है कि आप टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट कीजिए. यही रीज़न है कि LH का मेल्स में नाम क्या है?
एक नाम क्या है, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियम मतलब टिश्यू फ्लूइड वाला सेल, यानी टिश्यू के बीच का सेल। सो इंटरस्टिशियल सेल, लेडीग सेल जो है वही टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, और LH इज द हार्मोन दैट एक्ट्स अपॉन देम। ठीक। सो अब देखो हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर देयर इन पर टेस्टिस। तो आपको क्या कैलकुलेशन करना है, बहुत सिंपल, 250 इंटू 1, 250 इंटू 3, सो 250 टू 750। ठीक है, सो देयर आर 250 टू 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड ईच टेस्टिस। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, these tubules lead into a network of tubes right here. बायोलॉजी में नेटवर्क का हमेशा रेटिकुलरिस, रेटिकुलम ऐसा कुछ नाम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लोमेरुलोसा रेटिकुलरिस। जहां भी नेटवर्क की बात होगी ना, वहां आपको रेटिकुलम वर्ड हमेशा मिलेगा। तो रीटी टेस्टिस क्या कहाँ से आया, इट्स अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स विद इन द टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस काहे का नेटवर्क बना रहा है, ये पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो 750 का स्टॉक है उससे स्पर्म को कलेक्ट करेगा। ओके, सो रीटी टेस्टिस collects the sperm from the entire tubular network of seminiferous tubule, and रीटी टेस्टिस से कुछ ट्यूब्स निकलेंगे जो टेस्टिस के बाहर स्पर्म को लेकर जाएंगे। Those tubes are called vasa efferentia। ठीक है, efferentia बाहर लेके जा रहा है, differentia बॉडी के बाहर अंदर वापस लेके जाएगा। ऐसे याद रखता मैं हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है। देखो ये टेक्निकली एक्यूरेट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी बॉडी के अंदर ही है ना। ठीक है, टेस्टिस इन अ वे आई मीन स्क्रोटम में है, बट इन अ वे ये बॉडी आप ऐसे समझ लो टेस्टिस के बाहर जा रहा है ना। तो इसलिए मैं ऐसे याद रखूँ कि इफरेंशिया बाहर लेके जा रहा है, ठीक है, डिफरेंशिया वापस अंदर लेके जाएगा, ऐसे मैं याद रखता हूँ, बट ज़रूरी ये टेक्निकली एक्यूरेट कहना नहीं है। तो टेक्निकली एक्यूरेट क्या बोलेंगे, वासा इफरेंशिया कलेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम डीजी टेस्टिस एंड गिव्स इट टू द स्टोरेज स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस। ओके, सो वासा इफरेंशिया के बाद एक अनदर स्ट्रक्चर डिवाइस होता है, और ये अनदर स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमिस। देखो एपिडिडाइमिस दिखता तो इट्स जस्ट लुक्स लाइक अ ब्लॉब ऑन द टेस्टिस। अगर आप भूल चुके हो तो ये देखो, इसी स्ट्रक्चर को हमने एपिडिडाइमिस कहा था, है ना। बाहर से देखो तो एकदम छोटा सा नन्हा सा स्ट्रक्चर है, और आप देखो एक तरीके से तो टेस्टिस का साइज ही कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो 4 सेंटीमीटर इज नॉट अ बिग साइज। तो उसी सेंटीमीटर के ऊपर एक कॉइल्ड ट्यूब है एपिडिडाइमिस, तो कितना ही बड़ा होगा, हम ऐसे सोचते हैं। बट बेटा दिस एपिडिडाइमिस कुड बी वेरी लॉन्ग, इट कुड बी एज लॉन्ग एज 6 मीटर्स, एंड इस फोल्डेड ट्यूब एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स स्टोर्ड हैं। एपिडिडाइमिस स्पर्म्स को सिक्रीशंस भी प्रोवाइड करता है, डीकैपिसिटेशन फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा। नहीं रिक्वायर्ड है जानना अभी, बट उसका काम सिर्फ स्टोरेज नहीं है। बट इट इज दिस एपिडिडाइमिस जहां पे स्पर्म जो है अपनी मोटिलिटी कैपेसिटी को गेन करता है। स्पर्म रिलीज जरूर हुआ था, फ्लैजेला भी था उसके पास, पढ़ेंगे वो थोड़ी देर में, बट उसके पास मोटिलिटी जो है अभी इस जगह पे थोड़ी डेवलप होती है। पर ये ध्यान रखना, ये मोटिलिटी सुप्रीम मोटिलिटी नहीं है, इट इज स्टिल अ वीक फॉर्म ऑफ मोटिलिटी दैट डेवलप्स इन द एपिडिडाइमिस। ओके, नाउ अब एपिडिडाइमिस से एक अनदर ट्यूब का नेटवर्क, ट्यूब का लाइन शुरू हुआ, विच इज वास डिफरेंस। एंड वास डिफरेंस आप फाइनली स्पर्म को लेकर बॉडी के अंदर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्रॉस करके सेमाइनल वेसिकल से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। सो वास डिफरेंस इज द ट्यूब दैट अराइजेस, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस, गोज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और जिस कॉर्ड के थ्रू ये अंदर जा रहा है, इसी कॉर्ड को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड या स्पर्मेटिक डक्ट, ठीक है। और याद है पिछले बार मैंने बोला था कि जो आर्टरीज आ रही हैं, इट इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ वेन्स, आप उसे यहाँ देख सकते हो, इसी को कहते हैं पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। एंड पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस इंश्योर्स कि भाई आपका जो
वार्म ब्लड है वो टेस्टिस के पास ज़्यादा ना पहुंचे, ताकि टेस्टिस रिमेन्स एट अ बिट ऑफ कूलर टेम्परेचर। कूल। सो वासा डिफरेंस वास डिफरेंशिया ये सेमाइनल वेसिकल के पास लेकर जाता है और वहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट ऐड करती है अपना सिक्रीशन, फिर प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं, फिर यूरिथ्रा एंड फिर आउटसाइड। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, इजैकुलेशन क्या है? इजैकुलेशन इज द मैकेनिकल या फिजिकल इवेंट कह लीजिए, जब अ मेल इज सेक्सुअली स्टिमुलेटेड बिकॉज ऑफ टच, बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन, तब एक्चुअली में ये जो एपिडिडाइमिस के वॉल के मसल्स होंगे, उसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण स्पर्म बाहर आएगा। ओके, सो और उसी समय एट द सेम टाइम जो स्पॉन्जी यूरिथ्रा था उसके सराउंडिंग टिश्यूज में ब्लड फिल हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण द पीनिस टर्न्स हार्ड एंड दैट गिव्स राइज टू इरेक्शन। इरेक्शन इज नॉट इक्वल टू इजैकुलेशन। इरेक्शन इज आपके पीनिस का हार्ड होना। वाई? द ब्लड गेट्स ट्रैप्ड देयर, ब्लड वहां पे ट्रैप हो जाता है। Ejaculation is the release of the sperm via the penis. Okay, release of the sperm and the associated secretion via the penis. Okay, now sperm को deliver करने के लिए we need the help of penis and sperm को बाहर release करने के लिए we need the help of epididymis. Okay, now whatever we talked about, it's all written here. This is the same NCERT map which you can purchase from the website Shanta Sona Singh. If you need, then only buy. If you don't need, don't buy. ठीक? Okay. So sperm अकेला नहीं बाहर आता. It comes out together with the other associated gland के secretions. कौन से associated gland के secretion है और हर एक secretion का क्या रोल है, आपको ये दोनों बातें अभी ही क्लैरिटी के साथ समझना है। और ये ज़रूरी है बेटा, क्योंकि बाद में हम ही आपको पढ़ाते समय कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बोलेंगे, और अगर अभी से आप क्लियर होके चलोगे तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ग्लैंड्स की बात करें, सब पहला ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल, पी शेप्ड ग्लैंड है, हमने बताया था, एंड मेजॉरिटी 70% ऑफ द सीमेन जो है इसी सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन के कारण आता है। नाउ इट्स अल्कलाइन व्हाइटिश येलो फ्लूइड, और इस अल्कलाइन व्हाइटिश येलो फ्लूइड में क्या है? फ्रक्टोज। नाउ fructose will nourish the sperm and it will also provide some energy source for the sperm. अब आप देखो ये important है because certain cases में जब rape confirmation करना होता है, तो अगर insemination हुआ है, insemination is the act of ejaculating inside of female's reproductive tract, उसको कहते हैं insemination। ठीक है, मेल का फीमेल के बॉडी के अंदर सीमेन को डिपॉजिट करना इज इंसेमिनेशन। अगर इंसेमिनेशन हुआ है तो फ्रक्टोज का प्रेजेंस वेजाइनल एरिया में जरूर मिलेगा। तो ऑफ्टन दिस इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सीमेन देयर। सो हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज मिलेगा जो स्पर्म को नरिश करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रमोट द वाइडनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स क्या है हम देखेंगे बहुत जल्दी, बट यूटरस का जो लास्ट पार्ट है, नॉट द वेजाइना, यूटरस का लास्ट पार्ट जो है, दैट कनाल इज द सर्विक्स। ठीक है, यूटरस के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस सबसे ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट इज बॉडी, लास्ट वाला पार्ट इज सर्विक्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है सर्विक्स को रिलैक्स कराता है। अब यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स चाइल्ड बर्थ के समय भी सर्विक्स को रिलैक्स कराएगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय पूरा का पूरा हेड विच इज कंपैरेटिवली देन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फीटस, उसे बाहर आना है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स उस समय भी सेम काम करेगा, बट उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन्स फीमेल खुद सिक्रीट करेगी। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन सिक्रीट कर रहा है? सेमाइनल वेसिकल। अभी जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आएंगे तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को जन्म देंगे, और इसी कॉन्ट्रैक्शंस के कारण क्या होगा? स्पर्म या सीमेन विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट, आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज, मैं आपको अभी ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो वाला पार्ट ऑफ द डायग्राम आई वांट टू शो। देखो ज़्यादा अभी इस पे फोकस मत करना, इस पे भी आएंगे,
बट ऊपर वाला पार्ट इज फंडस, बीच वाला पार्ट इज द बॉडी, लास्ट वाला पार्ट इज आपका सर्विक्स। तो जब यहां से स्पर्म एंटर किया, यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट करना शुरू करता है और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ऊपर की तरफ। चाइल्ड बर्थ के समय ये पोजीशन ठीक उल्टी हो जाती है, बट एज ऑफ नाउ पोजीशन ठीक ऊपर है। एंड आप बाद में एडवांस में मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे कि हाउ ग्रेटली टाइम्ड ऑल ऑफ दिस इज, ओके, हाउ दिस इज सो परफेक्टली टाइम्ड कि इस समय कॉन्ट्रैक्शंस ऊपर होगा तो फर्टिलाइजेशन को हेल्प करेगा, उस समय कॉन्ट्रैक्शंस नीचे होंगे तो चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलेगा। ओके, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के दो रोल हो गए यहाँ पे फिर। पहला, सर्विक्स को इन अ वे शांत करना, सो दैट द स्पर्म कीप्स ऑन मूविंग अपवर्ड्स, एंड सर्विक्स को वाइड करना सो दैट स्पर्म कैन एंटर, एंड सर्विक्स के कॉन्ट्रैक्शंस को टूवर्ड्स fallopian ट्यूब, टूवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस प्रमोट करना, ताकि स्पर्म उधर की तरफ पुश होकर जाए। ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है किसी लोगों को, क्योंकि कहीं कहीं बेसिक लिखा हो जाता है, बट बेटा इट कैन नॉट बी बेसिक। क्यों? साइट्रिक एसिड है और साइट्रेट इज एन एसिडिक सब्सटेंस, कैसे हो सकता है वो एक बेसिक चीज? ठीक है ना। साइट्रेट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट। इसका क्या मतलब है कि भाई वो न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पढ़ा था, CIA सक्सेस इज फेमस, साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट। एंड यू अंडरस्टूड कि कैसे क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलोएसीटेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम A को एक्सेप्ट करता है जो 2 कार्बन कंपाउंड है, टू फॉर्म साइट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, और यही पूरे क्रेब्स साइकिल को ड्राइव करती है। तो प्रोस्टेट जो ये साइट्रेट सिक्रीट कर रहा है, इट्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट, एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। ठीक। नाउ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी है जो सीमेन को लिक्विफाई करेगा, सो दैट द सीमेन, द स्पर्म कैन इजिली बी कैरीड इनसाइड, क्योंकि अगर वो थिक म्यूकसी रहा तो फ्लो नहीं कर पाएगा अच्छे से। दैट इज वाई वी ऑल्सो हैव दिस PSA। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होंगे हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज आपको याद दिला दूं मैं, हाइलुरोनिक एसिड is a part of the ground tissue of several you know connective tissues। तो हाइलुरोनिक एसिड इन अ वे सर्विक्स के म्यूकस को प्लग करके रखता है, सर्विक्स को प्लग करके रखता है, अनवांटेड बैक्टीरिया उधर नहीं आना चाहिए। अब हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? उसी म्यूकस को थिन कर देगा, रास्ते को क्लियर करेगा, सो दैट द स्पर्म कैन ट्रैवल एंड मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, रास्ते को क्लियर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड बायोकेमिकली न्यूट्रिएंट दे रहा है, लिक्विफिकेशन करा रहा है, और हाइलुरोनिडेज से रास्ते को साफ कर रहा है। फाइनली the least prominent gland is bulbourethral और Copper's gland। ये lubrication कराएगा एंड एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रखेगा। देखो आप समझो कि स्पर्म कैन नॉट बी एक्सपोज टू टू मच ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो न्यूट्रलाइजेशन का काम आपका कॉपर्स ग्लैंड का है, एंड लुब्रिकेशन का काम भी कॉपर ग्लैंड के सिक्रीशंस का है। अब लुब्रिकेशन की जरूरत ही क्यों है? देखो मैकेनिकली आप समझो that during the sexual act, during the coitus एक technical term है for sexual act or event, the penis enters the vagina, two skin surfaces go against each other, उस समय it's a moment of pleasure as well as pain a bit, so it acts as a lubricant so that the motion is not painful for the couple। दैट इज वाई कॉपर्स ग्लैंड का जो ये लुब्रिकेशन सोल्यूशन है बेसिकली ईजेस द होल मोशन, एंड स्पर्म को डैमेज ना हो, दैट इज वाई इट ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी कॉज्ड बाय द यूरिन। ओके, सो these are the 3 major glands and those are the work of them। अब एक चीज समझ लेना, सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर है, प्रोस्टेट सिर्फ 1 है,
बल्बो यूरिथ्रल 1 पेयर है। अब हम क्या करेंगे ना, आपको लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ दीज आर अनपेयर्ड ग्लैंड्स, कुछ मेल के होंगे कुछ फीमेल के होंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो इस लेक्चर में व्हाट वी डिड, वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एंड एक्सेसरी डक्ट्स के बाद वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द वेरियस ग्लैंड्स। क्लियर है? अब एक चीज, छोटी सी चीज जो इस चैप्टर से पूरी रिलेटेड नहीं है बट यू शुड नो, वासा इफ्रेंशिया एंड रीडी टेस्टिस के बाद सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। ये सीलिएटेड एपिथेलियम स्पर्म को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। कितने ट्यूब्यूल्स होंगे वासा इफ्रेंशिया के? 12 to 15। यू नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स। एपिडिडाइमिस के पास स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा जिसमें माइक्रोविलाई होगा। सो इफरेंशिया और रीडी टेस्टिस के पास सीलिएटेड, एपिडिडाइमिस के पास माइक्रोविलाई, दोनों में फर्क है। अगर आपको याद हो, इफ दिस इज द सेल एंड मैं सीलिया की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल के लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम सीलिया कह सकते हैं। अगर मैं माइक्रोविलाई की बात करूं, then the protoplasm and the plasma membrane itself extends to a finger-like projection, that is microvilli। तो वासा इफरेंशिया और रीडी टेस्टिस में सीलिएटेड एपिथेलियम, एपिडिडाइमिस में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वो भी माइक्रोविलाई के साथ। ये स्टोर करेगा और स्पर्म को रीअब्सॉर्ब भी करेगा। देखो यहाँ पे आई वुड वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। Every male produces the sperm throughout the life. Quality or quantity of the sperm reduces, totally correct. But every male produces the sperm. Now, if the sperm is not coming out, ऐसा नहीं होगा कि there will be a pressure build up, something like that. No, our body is very equipped with that, very smart for that. The excess sperm that is there in the epididymis एक बार deactivate हो गया, यानी sperm की भी लाइफ टाइम होती है around 72 hours. उसके बाद sperm is not in its capacity to do anything, तो इस स्पर्म को हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। we break them down, utilize the nutrients to make a new batch of sperms। ठीक है, और न्यू बैच ऑफ स्पर्म्स ऑलरेडी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं और इधर पुश होते हैं। तो ये जो माइक्रोविलाई और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो एक्सेस स्पर्म है उसको क्विकली रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। ठीक, सो दिस इज all that we need to do. Now ejaculation के बारे में हम hormonal control में थोड़ा और बात करेंगे, but at this moment I'll just want to give you an idea. So sexual stimulation के बाद the vas deferens contracts and sperm comes out. It need not happen due to a real stimulation. It can also happen due to an imaginary or dream-like state में, and sometimes wet dreams, that is what it is, that सुबह के समय सब कभी कभी this totally can be possible in a number of guys, especially as guys are becoming mature. So that's wet dreams. We'll talk more about it in the coming lectures. So next lecture में we'll explore the process of spermatogenesis and structure of sperm in detail, and male sexual response, hormonal regulation. प्लीज सेल डिवीजन पढ़ कर आना, बट ऑफ कोर्स आई विल रिवाइज इट, बट स्टिल आई वुड वांट कि कम से कम मियोसिस आप पढ़ कर आएँ। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट ड्रॉप डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। टेक केयर।